जब मेरी गर्लफ्रेंड ने एक हाई एंड क्लब में काम करना शुरू किया तो वह पूरी तरह बदल गई। वह दिन की शिफ्ट से पीली और चुप होकर घर आती थी, लेकिन रात की शिफ्ट में वह कोई गाना गुनगुनाती, चमकदार लिपस्टिक, सेक्सी पेंसिल स्कर्ट और काली स्टॉकिंग्स पहनती। हर सुबह वह बहुत गर्म होकर घर आती, उसके कॉलर बोन पर अजीब से लाल निशान होते और उसकी स्टॉकिंग्स हमेशा फंसी रहती थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि जब मैंने उसे बताया कि मैं दिमागी तौर पर कमजोर होने वाला हूं और वह जल्द ही एक हाउसवाइफ के तौर पर घर पर रह सकेगी और उसे फिर कभी क्लब में काम नहीं करना पड़ेगा, तो उसने अचानक मुझे गुस्से से घूरा। उसकी आवाज तेज हो गई। काम पर जाने से मुझे इंसान जैसा महसूस होता है। फिर से कहना। मेरी दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैंने पूरी रात पता लगाने में बिता दी। क्लब हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट। जब तक मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे एक वीआईपी कार्ड नहीं दिया और अपनी आवाज धीमी करके कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि धरती पर असली जन्नत क्या है। उस रात मैं शादी के बैंक्वेट बॉक्स में बैठा था, स्टेज पर उस जानी पहचानी प्रोफाइल को देख रहा था। मेरा नाम चेन मो है। आखिरकार मुझे उसकी कड़वाहट समझ आ गई। एक आम प्रोग्रामर जिसकी जिंदगी शुरू में शांत पानी की तरह थी। लियू रुयान एक खूबसूरत लड़की थी। वह एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में कॉपीराइटर का काम करती थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और जब वह मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें आधी चांद जैसी हो जाती थीं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। मेरी तरफ उसकी नजरें ठंडी और चुभने वाली थीं, जैसे मैं उसका 3 साल का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि कोई रुकावट हूं जिसे दूर करने की जरूरत है। मैंने पागलों की तरह ढूंढा। सो युंडुआन क्लब के बारे में जानकारी। ऑफिशियल वेबसाइट बहुत कम और शानदार है, जिसमें उसकी मेंबरशिप सर्विस के बारे में बस थोड़ा बहुत बताया गया है। मैंने उसके खर्च के रिकॉर्ड चेक किए, यहाँ तक कि उसके जाने के बाद भी मैं भूत की तरह उसका पीछा करता रहा। लेकिन सो युंडुआन में सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। मैं पास भी नहीं जा सका। मैं बस बेबस होकर उसे उस चमकदार, सब कुछ निगल जाने वाले सुनहरे दरवाजे से अंदर आते हुए देख सकता था। मैं इस बेबस शक और जलन से पागल हो रहा था। मुझे अंदर जाकर खुद देखना था। मुझे जानना था कि लियू रुयान उस दरवाजे के पीछे क्या कर रही थी। मुझे मेरा बचपन का दोस्त चेन लेई मिला। सर्कल में जो लोग थे वे वहीं थे। दरवाजा वहीं चलाता था। चेन लेई दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी था। जब कॉल कनेक्ट हुई तो उसकी तरफ से बहुत शोर हुआ, म्यूजिक और औरतों की हंसी मजाक एक साथ। हेलो चेन लेई, मैंने कहा, कितना अनोखा मेहमान है। तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मैंने सीधे मुद्दे पर बात की। क्या क्लाउड किंगडम में तुम्हारे कनेक्शन है? मैं अंदर आना चाहता हूँ। लाइन के दूसरी तरफ वाला तुरंत चुप हो गया। चेन लेई की आवाज सीरियस हो गई। चेन लेई, तुम मुश्किल में हो। वह जगह हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। न, मैंने भारी आवाज में कहा। मेरी गर्लफ्रेंड वहां काम करती है। चेन लेई बहुत देर तक चुप रहा, इतनी देर कि मुझे लगा कि उसने फोन काट दिया है। आखिर में वह बोला, उसकी आवाज में दया थी। ठीक है, कल क्लाउड में मेरी मीटिंग है, तुम मेरे साथ आ रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, मुझे तुम्हें याद दिलाना है, चाहे तुम कुछ भी देखो, बिना सोचे समझे कुछ मत करना। हम वहां के किसी भी इंसान से पंगा नहीं ले सकते। अगले दिन चेन लेई मुझे आधे शहर में घुमाता रहा। आखिर में एक मामूली सी ग्रे बिल्डिंग के सामने रुका। वहां कोई साइन नहीं था, बस एक भारी काला दरवाजा था। चेन लेई ने अपना कार्ड स्वाइप किया और दरवाजा चुपचाप खुल गया। वह मुझे एक शानदार लॉबी से होते हुए लिफ्ट से सीधे तीसरे बेसमेंट लेवल पर ले गया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। ऊपर के सोफिस्टिकेटेड दिखावटी लोगों के उलट यह जगह असली, बिना छिपी इच्छा से भरी थी। धीमी रोशनी, साइकेडेलिक म्यूजिक और हवा में शराब और हार्मोन की गंध। मेरी आंखें भीड़ को ध्यान से देख रही थीं, लेकिन लियू रुयान वहां नहीं थी। मेरे अंदर राहत की एक भावना उमड़ पड़ी। शायद वह सच में ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही थी। मैं बस बहुत ज्यादा सोच रहा था। तभी पूरा कमरा, लाइटें अचानक धीमी हो गईं। स्टेज के बीच में सिर्फ एक स्पॉटलाइट रह गई। एक जानी पहचानी शख्स स्टेज पर आई। उसने सिल्वर मास्क, ब्लाउज, लंबे काले बाल और दाहिने कान के निचले हिस्से में एक छोटा हेयरपिन पहना हुआ था। यह लियू रुयान थी। उसने ब्लैकलेस लॉन्जरी और स्टॉकिंग्स पहनी हुई थीं और उसके ऊपर एक पतला सा रोब डाला हुआ था। वह म्यूजिक पर धीरे धीरे झूम रही थी। उसके मूवमेंट बोल्ड और पैशनेट थे, जो किसी और से बिल्कुल अलग थे। उसमें एक अजीब सी सुस्ती और मैग्नेटिकनेस थी। अगला था आज रात का स्पेशल सेगमेंट, रियलिटी। पूरी ऑडियंस खुशी से चिल्ला उठी। होस्ट ने नियम बताए, गेस्ट्स को परफॉर्मर के साथ हल्का सा टैप करने और एक असली पल शेयर करने का मौका मिलेगा। विनर को परफॉर्मर के साथ बिना स्क्रिप्ट के बातचीत के लिए एक प्राइवेट बॉक्स में एंट्री मिलेगी। आज रात की स्टार नाइटिंगेल थी। लियू रुयान की कीमत तेजी से बढ़ी। 10,000 से 50,000, फिर 1 लाख। मैं कांप गया उन आदमियों को अपने पैडल उठाते हुए देखकर। उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं। एक चिकना अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया, 2 लाख। लियू रुयान स्टेज पर खड़ी थीं। उनके होंठ मास्क के नीचे हल्की सी मुस्कान में मुड़े हुए लग रहे थे। वह इस पल का मजा ले रही थीं। इस सोच ने मुझे लगभग निराश कर दिया। 2 लाख एक बार, 2 लाख 2 बार, 5 लाख। मेरे सामने वाले बॉक्स से एक शांत आवाज आई। पूरी ऑडियंस हैरान रह गई। लियू रुयान का शरीर साफ तौर पर अकड़ गया। उन्होंने उस तरफ देखा और चेन लेई से फुसफुसाकर कहने की कोशिश की कि वह इस जगह की मालिक है। आखिर में मालिक ने लियू रुयान को खरीद लिया। मैंने उन्हें स्टेज के किनारे से जाते देखा। वह आदमी भी खड़ा हुआ और बैक स्टेज के रास्ते की तरफ चला गया। वह लंबा था। उसने एक शानदार गहरे रंग का सूट पहना हुआ था। उसका शरीर मजबूत था और वह लगभग 40 साल का लग रहा था। मैंने चेन लेई से भारी आवाज में कहा, मैं जाना चाहता हूँ। चेन लेई अजीब तरह से मुस्कुराई। जल्दी मत करो, शो अभी शुरू ही हुआ है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां तुम प्राइवेट बॉक्स देख सकोगी। वहां लियू रुयान ने पहले ही अपना मास्क उतार दिया था और सोफे पर बैठ गई थी। मालिक कैमरे की तरफ पीठ करके उसके सामने खड़ा था, लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे थे। वे बातें कर रहे थे। अचानक लियू रुयान खड़ी हो गई। वह बहुत परेशान लग रही थी।
उस आदमी ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसने अपने कपड़े खींचने की कोशिश की। वह मना कर रही थी। मैंने अचानक कहा, लेकिन चेन लेई हंस पड़ी। सावधान रहना। वीडियो में लियू रुयान की कोशिशें धीरे धीरे बंद हो गईं। वह उस आदमी के करीब गई और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। इसके बाद जो हुआ उससे मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। वे जोश और गहराई से किस करने लगे। मैं और नहीं देख सका। मैं हवा की तरह प्राइवेट रूम की तरफ भागा। सर, यह प्राइवेट एरिया है। कॉरिडोर के दोनों सिरों पर काले सूट पहने दो आदमी दिखाई दिए। चेन लेई मेरे पास आया और मुझे पीछे खींच लिया। गहरी आवाज में कहा, यहाँ परेशानी मत करो, इसके पीछे जो बॉस है उसके पास बहुत पावर है, पहले वापस जाओ। मैं घुटन महसूस करते हुए लड़खड़ाते हुए क्लब से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा भी इसे दूर नहीं कर पा रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो लियू रुयान पहले से ही वापस आ चुकी थी। अपने पजामे में किचन में पानी पी रही थी। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसकी आवाज शांत थी। तुम मेरे साथ पीने आए थे। मैंने झूठ बोला और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना पानी का गिलास नीचे रखा और कहा, मैं थक गई हूँ, मैं अब सोने जा रहा हूँ। अगले कुछ दिनों तक मैं एक क्रिमिनल की तरह भटकता रहा। प्रमोशन नोटिस ऑफिशियली नीचे आ गया। मैंने लियू रुयान का पीछा करना शुरू कर दिया जब तक मुझे कोई खुशी नहीं मिली। मैं क्लब के बाहर उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। उस सर्विलांस स्क्रीन के सामने मेरी दुनिया बिखर गई। लेकिन असली गिरावट तो अभी शुरू हुई थी। प्रमोशन सेरेमनी के दिन मैं एक नए सूट में स्टेज पर खड़ा था, तालियां और बधाई ले रहा था। कंपनी के प्रेसिडेंट ने मेरे कंधे पर थपथपाया और कहा, चेनमो, तुम हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट की शान हो। हर जगह फ्लैश बल्ब जल रहे थे, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ मेरे फोन पर थीं। यह लियू रुयान का मैसेज था। कौन सा ओवरटाइम? आज रात मेरा इंतजार मत करना। मैं किस आदमी के प्राइवेट रूम में ओवरटाइम कर रही हूँ? आफ्टर पार्टी में मैंने अचानक अपना गिलास उठाया, लेकिन मेरे दिमाग में उस रात का सीन बार बार घूम रहा था। लियू रुयान ने एक अनजान आदमी के गले में अपनी बाहें डाल लीं। उसके लाल होंठ जोश से जवाब दे रहे थे। वह आदमी कौन था जिसे बॉस कहा जाता था? क्लब में लियू रुयान का क्या रोल था? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या डांसर? डायरेक्टर चेन, बधाई हो। चेन लेई किसी तरह पास आ गया था। उसकी आंखें मतलब भरी थीं। वह अपना वाइन ग्लास घुमा रहा था। कैसा रहेगा? क्या उस रात का स्वर्ग काफी था? मैंने अपना वाइन ग्लास कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां सफेद हो गईं। चेन लेई ने अपनी आवाज धीमी की। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, जितना कम जानो उतना अच्छा है। बादलों का पानी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गहरा होता है। मैंने भारी आवाज में पूछा। उसने ऐसा क्यों किया? वह रुका। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। हर किसी की अपनी पसंद होती है। शायद यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके लिए यह एक नया जन्म था। दयालु और मासूम लियू रुयान से, जो स्टेज पर तड़पती बुलबुल के रूप में नया जन्म ले रहा था, वीआईपी बॉक्स में अनजान आदमियों के साथ प्यार से लिपट रहा था। मेरी मुट्ठी सूट की जेब में भींची हुई थी। मेरे नाखून मेरी हथेली में गहरे धंसे हुए थे। शैंपेन के गिलास के पीछे चेन लेई का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुड़ा हुआ और बिगड़ा हुआ था, बिल्कुल पानी में उसकी परछाई की तरह। जो मेरे साथ काम करने वालों की बधाई धुंधली बैकग्राउंड आवाज में गायब हो गई। मेरे कानों में बस यही एक लाइन गूंज रही थी, उसके लिए यह नया जन्म है। कितनी खूबसूरत बात है, खंडहर से उठना, राख से उठना। लेकिन लियू रुयान की राख क्या है? हमारा साधारण लेकिन गर्म सा छोटा सा घर, वह नाश्ता जो मैंने उसके लिए बनाया था, वह बिल्ली जिसे हम अगले बसंत में लाने के लिए राजी हुए थे, या मेरी खुद को सही समझने वाली अमीर पत्नी का वादा। मैंने बात के सभी न्योते ठुकरा दिए और अकेले शहर में गाड़ी चलाता रहा। आधी रात को मैं बादलों में उस ग्रे बिल्डिंग के सामने वाली गली में रुका। नियॉन लाइट से कार की खिड़की पर अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। मैं काले दरवाजे को घूर रहा था। एक के बाद एक लग्जरी कारें अंदर आ रही थीं और अच्छे कपड़े पहने आदमी और औरतें अंदर जाते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था उस दरवाजे के पीछे क्या है, या वे वहां हैं ही नहीं जब तक यह स्वर्ग है। सुबह 2:17 AM पर दरवाजा खुला। लियू रुयान बाहर निकली, अकेली नहीं। वह आदमी जो सर्विलांस फुटेज में बॉस था ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लियू रुयान मुस्कुराई। ये ऐसी मुस्कान थी जो मैंने 3 महीने से नहीं देखी थी। उसने सिल्वर सीक्वेंट वाली मिनी स्कर्ट पहनी थी, चमकदार, भड़कीली और बिना किसी झिझक के। उसका कोट उसके कंधों पर ढीला ढाला था और स्ट्रीट लाइट में उसके कॉलर बोन पर लाल निशान साफ दिख रहे थे। उस आदमी ने उसकी रोल्स रॉयस का दरवाजा खोला और छत पर पहरा देने लगा। उसका बैकग्राउंड बहुत खास था। मेरी सांस कार की खिड़की पर सफेद धुंध में बदल गई। कार चली गई। मैं उसके पीछे नहीं गया। मैं और कहां जा सकता था? उन्हें किसी लग्जरी बिल्डिंग में जाते हुए देखने के लिए। हुआ अपार्टमेंट मैंने अपनी आंखों से उस दरवाजे को बंद होते देखा। मैंने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन समझ नहीं आया कि कहां जाऊं। मुझे लगा जैसे मैं 2 लोग बन गया हूं। अगले हफ्ते दिन में मैं नया प्रमोट हुआ टेक्निकल डायरेक्टर था। बिजली की तेजी से प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहा था। मीटिंग्स में एकदम सही फैसले ले रहा था। रात में मैं अंधेरे में एक भूत था, क्लाउड पर छिपा हुआ, लोगों और कारों के आने जाने का समय रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने पास की एक ऊंची बिल्डिंग में थोड़े समय के लिए कमरा किराए पर लिया, हाई पावर वाली दूरबीन और एक कैमरा लगाया। एक टॉप प्रोग्रामर के तौर पर मैंने क्लाउड की ऑफिशियल वेबसाइट के बैकएंड को हैक किया और पाया कि मेंबरशिप लिस्ट का एन्क्रिप्शन लेवल बहुत ज्यादा था, जो एक नॉर्मल क्लब से उम्मीद के मुताबिक नहीं था। तीसरी रात मैंने एक अजीब सीन देखा। एक काली कार। मैं सुबह 4 बजे अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में घुसा। आधे घंटे बाद कार तेजी से निकल गई। पिछले दरवाजे के गैप से, जो पूरी तरह बंद नहीं था, मेरे कैमरे ने एक पल की तस्वीर खींची। एक मेटल के पिंजरे का रिफ्लेक्शन। अंदर कुछ हिल रहा था। कोई चीज नहीं, बल्कि एक जिंदा चीज। मैंने जूम इन किया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने वीडियो के वो 3 सेकंड बार बार देखे। पिंजरे की जाली के पीछे की परछाई कुछ सिकुड़े हुए इंसान जैसी लग रही थी। मुझे चेन लेई की बातें याद आईं। इसके पीछे जो बॉस है उसके पास बहुत पावर है। कितनी पावर? वह क्या कर सकता है? चौथे दिन मैंने इसे दूसरे एंगल से देखने का फैसला किया। क्योंकि लियू रुयान बोलती नहीं थी, इसलिए मैं उसके बदलावों में ही जवाब ढूंढता था। मैंने पिछले 3 महीनों के उसके शॉपिंग रिकॉर्ड देखे। उसे लगा कि मुझे उस अकाउंट के बारे में नहीं पता जिससे वह चैट हिस्ट्री ब्राउज करती थी। जब से उसने क्लाउड पर काम करना शुरू किया था, वह अक्सर पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सेंसरी डेप्रिवेशन एक्सपेरिमेंट और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग थेरेपी जैसी
ऐसे कीवर्ड सर्च करती रहती थी। और भी अजीब बात यह थी कि वह निर्वाण नाम के एक प्राइवेट फोरम से जुड़ गई थी। क्योंकि यह सिर्फ इन्विटेशन पर था इसलिए मैं इसे एक्सेस नहीं कर सका, लेकिन उसके ब्राउजिंग कैश में मुझे एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट मिला। तीसरे स्टेज में सफलता के बाद दुनिया साफ हो जाती है। दर्द अब दर्द नहीं रहा, यह जागृति है। शर्म अब शर्म नहीं रही, यह आजादी है। वे कहते हैं कि तुमने खुद को खो दिया है, लेकिन वे समझते नहीं है पुराना मैं ही जेल है। पोस्ट पर नाइटिंगेल साइन था जो लियू रुयान का कोड नेम था। मैं घूरता रहा, स्क्रीन को घूरते हुए मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी में रेंगने लगा। यह किसी नौकरी का विवरण नहीं लग रहा था, यह किसी तरह के बदलाव जैसा लगा। पांचवां दिन एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। एक नए कंपनी प्रोजेक्ट के लिए एक हाई एंड एंटरटेनमेंट ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन की जरूरत थी। मीटिंग दोपहर 2 बजे तय थी। जैसे ही मैं अपनी टीम को मीटिंग रूम में ले गया, मैंने देखा कि वह आदमी मेरे सामने हेड सीट पर बैठा है। उसने गहरे ग्रे रंग का कस्टम मेड सूट पहना था। उसका प्रोफाइल ठंडा और शार्प था और उसने सिर्फ एक सिंपल पतली सोने की अंगूठी पहनी थी। वह क्लाउड का बॉस था। उसने ऊपर देखा, उसकी नजर मुझ पर ऐसे घूम रही थी जैसे उसने मुझे पहले कभी मॉनिटर पर नहीं देखा हो। कोई रुकावट नहीं थी। वह आधी रात को मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कभी नहीं गया था। मेरे असिस्टेंट ने उसका परिचय कराया। यह गु चेन है, वेदर ग्रुप के सीईओ। मैंने नाम पहचान लिया। टेक्नोलॉजी न्यू, एक जाने माने एंटरटेनमेंट टाइकून और समाज सेवी जिन्हें लगातार 3 सालों तक सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में से एक चुना गया। मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें एक सेल्फ मेड आदमी बताया गया है जिनकी टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट दोनों में इन्वेस्टमेंट पर गहरी नजर है। कोई यह नहीं बताता कि उनका कोई अंडरग्राउंड क्लब है जहां वह अपनी महिला साथियों के प्राइवेट डाइनर्स की नीलामी करते हैं। कोई यह भी नहीं बताता, डायरेक्टर चेन, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। गुचेंग ने उठते हुए और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज शांत थी और हाथ मिलाना बिल्कुल मजबूत था। उसकी आंखें गहरी भूरी थीं, जिनमें एक ऐसी गहरी क्वालिटी थी जो सभी दिखावों को देखती हुई लगती थी। मीटिंग में हाई एंड एंटरटेनमेंट सिनेरियो में वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। गुचैंग की टीम ने एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया, एक पूरी तरह से इमर्सिव एक्सपीरियंस जो असलियत और वर्चुअलिटी के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है, खासकर हाई एंड एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन के लिए। हम हाई एंड क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड सेंसरी जर्नी देते हैं। गुचेन ने प्रोजेक्शन स्क्रीन पर हल्के से टैप करते हुए कहा, हम एंटरटेनमेंट नहीं बेच रहे हैं, हम एक और जिंदगी की संभावना दे रहे हैं। असलियत बहुत बोरिंग है। हम अपने क्लाइंट्स को सिर्फ खुद से ज्यादा देना चाहते हैं। हम नया जन्म चाहते हैं। फिर वही शब्द, गुचेन ने उसे घूरते हुए कहा, हम एथिकल बाउंड्री कैसे पक्का करें? मीटिंग रूम में एक पल की खामोशी छा गई। गुचेन मुस्कुराया। डायरेक्टर चेन को चिंता है कि हम एक फ्रैंकस्टीन जैसा फिगर बना देंगे। चिंता मत करो, गुचेन ने जवाब दिया। सभी पार्टिसिपेंट्स ने अंदर आने से पहले एक पूरे एग्रीमेंट पर साइन किए थे। हम सिर्फ टूल्स दे रहे हैं, वे उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं यह क्लाइंट की मर्जी है। जैसे चाकू सब्जियां काट सकता है, वैसे ही यह लोगों को चोट भी पहुंचा सकता है। ठीक किए गए चाकू के नीचे सभी कॉस्मेटिक्स रीब्रांडेड थे। जो सस्ता सामान मैं पहले खरीदता था, वे अब लग्जरी ब्रांड थे जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता था। एक लिपस्टिक की कीमत आधे महीने की सैलरी थी। ड्रॉर लॉक नहीं था। मैंने अंदर करीने से रखे ज्वेलरी बॉक्स खोले। सबसे नीचे एक लेदर की नोटबुक थी। लियू रुयान को डायरी में लिखने की आदत थी। मैं 3 सेकंड के लिए हिचकिचाया। पहले 1/3 हिस्से में रोज की नॉर्मल एंट्री थी। मैंने उसे खोला। काम की परेशानियां, प्यार, भविष्य के प्लान। नोट्स साफ सुथरे थे और टोन नरम था। टर्निंग पॉइंट 3 महीने पहले आया। 15 मार्च मैंने इंटरव्यू पास कर लिया। क्लाउड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, सैलरी पहले से 3 गुना थी। मिस्टर गू ने कहा कि उन्होंने मेरा पोटेंशियल देखा। मुझे नहीं पता था कि मुझ में क्या पोटेंशियल है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए थे। साइलेंट प्रोजेक्ट में हमेशा देरी होती थी। किराया फिर से बढ़ गया। काम पर मेरा पहला दिन 22 मार्च। क्लब मेरी सोच से कहीं ज्यादा लग्जरी था। मिस्टर गू ने मुझे पर्सनली घुमाया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों में आग है और उसे दबने नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। 5 अप्रैल ट्रेनिंग शुरू हुई। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग नहीं थी, ये फिजिकल ट्रेनिंग और एक्सप्रेशन थी। टीचर ने मुझे टाइट फिटिंग आउटफिट में डांस करवाया। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं रोना चाहता था, लेकिन मिस्टर गू ने कहा, शर्म की बात है, क्योंकि मुझे इस बात की परवाह थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि सच्ची आजादी परवाह न करने से शुरू होती है। 18 अप्रैल को मैंने मास्क पहना और पहली बार स्टेज पर गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन जब म्यूजिक शुरू हुआ तो कुछ अजीब हुआ। मैं नहीं रहा। मैं एक बुलबुल था। ऑडियंस में लोग आदमी नहीं थे, वे परछाई थे। उनकी नजरें दखल नहीं थीं, वे एनर्जी थीं। मिस्टर गू सही थे। जब आप हर चीज को रिडिफाइन करते हैं तो दुनिया बदल जाती है। 2 मई को मिस्टर गू ने मुझे एक असली गेम में हिस्सा लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ा टेस्ट था। अगर मैं सबसे खुली नीलामी का सामना कर सकूं और शांति से बोली लगने को मान सकूं तो मैं सच में आजाद हो जाऊंगा। उन्होंने मुझे 500,000 में खरीदा। मैंने किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस मुझसे बातें की। उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए, पावर उनके हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। वे भ्रम के लिए पैसे देते हैं और तुम उन भ्रमों को कंट्रोल करते हो। 15 मई को उसने चुपके से कहा कि वह चाहता है कि मैं उसकी पत्नी बनूं। वह मुझे वापस उस पिंजरे में बंद करना चाहता था, उस गर्म, सुरक्षित और बोरिंग पिंजरे में। मैंने लगभग अपनी लिपस्टिक उस पर फेंक ही दी थी। उसे समझ नहीं आया, किसी को समझ नहीं आया। मिस्टर गू और निर्वाण कबीले को छोड़कर हम एक नई दुनिया बना रहे थे। हम चुने हुए थे। डायरी यहीं खत्म होती है। मैं नोटबुक बंद करती हूँ। मेरी उंगलियां कांप रही हैं। यह बुराई नहीं, विश्वास है। लियू रुयान गु चेन के लीडरशिप वाले एक ग्रुप में शामिल हो गया। वे आजादी के नाम पर एक सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन से गुजर रहे थे। उनके पार्टिसिपेंट से उनका मोरल कंपास, उनकी शर्म की भावना और उनकी इमोशनल पवित्रता छीन ली गई थी। डायरी मेरे हाथों में भारी और मजबूत लग रही थी। शब्द अब स्याही नहीं थे, बल्कि नाजुक, जहरीली सुइयां थीं जो दर्द से मेरी समझ की स्किन को चुभ रही थीं। जिसे मैं बुराई समझ रही थी, वह असल में एक तीर्थ यात्रा थी। जिसे मैं धोखा समझ रही थी,
वह असल में धर्म बदलना था। गुचेन कोई क्लाइंट नहीं था, वह एक पैगंबर था। क्लाउड सिटी कोई क्लब नहीं था, वह एक चर्च था। और लियू रुयान, वह औरत जिससे मैं 3 साल से प्यार करता था, उस चर्च में थी। मैंने खुद को आजादी नाम के भगवान को कुर्बान कर दिया। मैंने धीरे से अपनी डायरी बंद की। मेरा चेहरा ड्रेसिंग मिरर में दिख रहा था। मेरी हड्डियां बिखरी हुई थीं, जैसे कोई जुआरी जिसने सब कुछ हार दिया हो। मैं अचानक हंस पड़ा। हंसी धीमी और भारी थी, खाली कमरे में गूंज रही थी। आखिर में मेरे सीने के अंदर से निकली एक आह में बदल गई। तुम एक नई दुनिया में खेलना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, मैंने मिरर से कहा। प्रोग्रामर का दिमाग काम करने लगा। मैं अब इमोशन से परेशान नहीं था। प्रॉब्लम लॉजिकल मॉड्यूल में बढ़ गई थी। गुचेन क्या बना रहा था? लियू रुयान में क्या बदलाव आया था? वह निर्वाण फोरम क्या था? असली गेम का असली मकसद क्या था? और सबसे जरूरी बात, ये सब कैसे खत्म किया जाए? मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया। अब और छिपकर घूमना नहीं। मैंने इस हफ्ते चुपके से ली गई सारी फुटेज निकाली और उसे थोड़ा थोड़ा करके एनालाइज किया। वह काली कार सुबह 4 बजे 3 बार दिखी। हर बार अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज के B2 लेवल से अंदर आई, एक ऐसी जगह जहां घर के लोग भी नहीं जा सकते थे। डैश कैम से पता चला कि लाइसेंस प्लेट नकली थी। यह शहर के पश्चिम में पुराने इंडस्ट्रियल एरिया से आई थी। मैंने एक एनक्रिप्टेड क्लाउड सर्वर पर ब्रोकन क्लाउड नाम से एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई। पहले पेज पर मैंने क्लाउड पर नजर नहीं रखी। मैं इंडस्ट्रियल एरिया गया, जो शहर का एक भूला बिसरा कोना था। खाली पड़ी फैक्ट्री की इमारतें रात में किसी बड़े जानवर के कंकाल की तरह पड़ी थीं। जिस एरिया में काली कार गायब हुई, वहां 3 आपस में जुड़ी हुई इमारतें थीं। चारों ओर सिक्योरिटी कैमरे लगे थे, लेकिन लेआउट में ब्लाइंड स्पॉट थे। एक आम सिक्योरिटी लूप होल। मैंने गहरे रंग के काम के कपड़े पहने थे, या यूं कहें कि जानबूझकर धोखा दिया था। मेरा चेहरा रंगा हुआ था और मैं एक रात के जानवर की तरह चुपके से अंदर घुस गया। मुझे दूसरी बिल्डिंग के वेंटिलेशन डक्ट में कुछ अजीब चीज मिली। वेंटिलेशन शाफ्ट बहुत साफ था। बोल्ट पर हाल ही में निकाले गए निशान दिख रहे थे। मैंने अपना पोर्टेबल छोटा डिटेक्टर चालू किया। मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब था। दीवार पर लगे बैरियर काम कर रहे थे। यह कोई क्लब हाउस नहीं था, यह एक लैब थी। वेंटिलेशन डक्ट पतले थे, पतले। मैं रेंग कर आगे बढ़ा। कैमरे का लेंस एक कमरे की छत के ब्लाइंड से जुड़ा था। मैंने गैप से नीचे देखा। मेरी सांस अटक रही थी। कमरा एकदम सफेद था। बीच में कोई ऑपरेटिंग टेबल नहीं थी, न ही कोई अंधा करने वाली ऑपरेटिंग लाइट थी। इसके बजाय एक अजीब आकार की कुर्सी थी, जो दर्जनों केबल और पाइप से जुड़ी थी। दीवार से सटे कांच के खंभों की एक लाइन थी। अंदर अंग नहीं, बल्कि दिमाग डूबे हुए थे। पूरा इंसानी दिमाग एक बड़े नीले लिक्विड में तैर रहा था। हल्के इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन में न्यूरॉन्स टिमटिमा रहे थे। हर कांच के खंभे के नीचे एक लेबल था, एक नंबर, एक तारीख और एक नाम। मेरा लेंस सबसे पास वाले खंभे पर था। लेबल पर लिखा था, निर्वाण प्रोजेक्ट बैच 7 नंबर 037, लियू रुयान प्री ट्रीटमेंट स्टेज, एंट्री डेट 28 मई 2066 प्री ट्रीटमेंट। शब्द मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ काटने वाली छेनी की तरह चुभ गए। लियू रुयान के दिमाग को स्कैन किया गया था। ये कैसे किया गया? कब? वो ट्रेनिंग डांस गेम्स? क्या ये सब सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का प्रोसेस था? गु चेन को अपना शरीर नहीं, अपना न्यूरल मैप चाहिए था। मेरी उंगलियों ने वेंट के बैफल को कसकर पकड़ लिया। मेरे नाखून टूट रहे थे और खून बह रहा था। फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ब्लाइंड्स के नीचे का सीन मेरी नजर में बिगड़ गया। दिमाग लिक्विड में डूबे हुए, लेबल रोशनी से चमक रहे थे। उन पर लियू रुयान का नाम था। मैं तुरंत समझ गया, यह मॉडिफिकेशन नहीं था, यह रेप्लिकेशन था। गु चेन आत्मा को नया आकार नहीं दे रहा था, वह चेतना का बैकअप ले रहा था। वे इस चेतना को शरीर से अलग करना चाहते थे। कदमों की आहट आई, फिर बैफल्स हटाने की आवाज आई। एक टॉर्च की रोशनी पाइप में चमकी, फिर बाहर निकल गई। एक शांत आवाज ने कहा, यह गु चेन है। मैं हिला नहीं। गु चेन की आवाज में थोड़ी हंसी थी। डायरेक्टर चेन, मुझे पता था कि यह आप ही हैं। जिस पल आपने सड़क के उस पार अपार्टमेंट किराए पर लिया और लियू रुयान को ट्रैक करना शुरू किया, मैं आपके यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे उसमें छेद हो रहा हो। मेरी हर हरकत उनकी नजर में थी। वह फॉरम स्क्रीनशॉट और डायरी चाह रहे थे, जो जानबूझकर मुझे दिखाए गए थे। गुचेन, मुझे बात करने के लिए कहो, नहीं तो मैं लियू रुयान को बुलाकर तुम्हें खुद बुलाऊंगा। लियू रुयान का जिक्र करते ही मेरी आखिरी समझ भी टूट गई। मैंने एक गहरी सांस ली, पाइप से नीचे उतरा और कमरे के एकदम सफेद फर्श पर उतरा। गुचेन अकेला था, एक सिंपल सफेद शर्ट और ट्राउजर पहने हुए, जैसे कोई स्कॉलर लैब में ओवरटाइम कर रहा हो। उसने अपने पीछे खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड को जाने के लिए इशारा किया। दरवाजा चुपचाप बंद हो गया। गुचेन ने अपनी बाहें खोली। फिर से वही कांच के खंभे। उसने कहा, बहुत शानदार है ना? इंसानी चेतना के सैंपल ट्यूब बहुत बढ़िया होते हैं। मेरी आवाज भारी हो गई थी। तुमने उसके साथ क्या किया? गुचेन मुस्कुराया। मैंने उसे एक चॉइस दी थी। जिस लियू रुयान को तुम जानते हो, उसे 3 साल पहले न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी हो गई थी। उसने तुम्हें बताया नहीं है ना? शुरुआती लक्षण इमोशनल सुन्नपन और याददाश्त का कम होना है। 5 साल के अंदर वह अपनी पहचान पूरी तरह खो देगी। मेरी चेतना एक खोखला खोल बन गई थी। मैं हैरान रह गया। 3 साल पहले जब हम प्यार में पड़ने ही वाले थे, लियू रुयान कभी कभी ध्यान भटक जाता था और हमारे वादे भूल जाता था। मुझे लगा यह बस लापरवाही है। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि उसे पैसे चाहिए, किराए के लिए नहीं, बल्कि अपनी मौत को टालने के लिए, बहुत महंगे इलाज के लिए। लेकिन पैसा उसे नहीं बचा सका, सिर्फ मैं बचा सकता था। तो तुमने उसे इस कल्ट प्लान में शामिल होने के लिए धोखा दिया। गुचेन मुड़ा, उसकी आंखें तेज थीं। यह धोखा नहीं है, चुप्पी। तुम्हें क्या लगता है प्यार क्या है? क्या यह उसे धीरे धीरे सड़ते हुए देखना है, एक फीकी पड़ती धुन से चिपके रहना है और फिर खुद को सही साबित करते हुए कहना है कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे? यह बेरहमी है। वह कंट्रोल पैनल की ओर गया, जहां एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाई दिया। तस्वीर में लियू रुयान एक ऐसे कमरे में बैठा हुआ था जो एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रूम जैसा लग रहा था। उसकी आंखें साफ थीं, ऐसी साफ नजर जो मैंने लंबे समय से नहीं देखी थी। उसकी आवाज शांत और पक्की थी। मैं अपनी मर्जी से निर्वाण प्लान में शामिल हुआ। मैंने उसके पूरी तरह खत्म होने से पहले अपनी चेतना को बचाने का फैसला किया। मिस्टर गू ने मुझे जीने का दूसरा मौका दिया। जहां तक मेरे शरीर की बात है, अगर वह अभी भी प्लान के लिए डेटा दे सकता है और ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है, तो मैं तैयार हूं। मैंने अपना सिर हिलाया।
उसका ब्रेन वॉश किया गया है। गुचेंग ने मुझे बीच में ही टोका और स्क्रीन पर एक और डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट हुआ। ये 3 साल पहले शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल से लियू रुयान का डायग्नोसिस था। यह चेतना बचाने और दान करने का एग्रीमेंट था जिस पर उसने पिछले साल साइन किया था और एक वकील ने उसे नोटराइज किया था। यह उसकी वीकली साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट थी। उसकी सेल्फ अवेयरनेस का लेवल 95% से ऊपर रहा। डॉक्यूमेंट्स हवा में बर्फ के टुकड़ों की तरह भर गए। हर एक पर स्टैंप और साइन थे। शब्द असली थे। गुचेंग की आवाज धीमी हो गई। निर्वाण प्रोजेक्ट कोई कल्ट नहीं है। हम एक कटिंग एज न्यूरोसाइंस टीम है। हमारा लक्ष्य कॉन्शियसनेस अपलोडिंग की टेक्निकल रुकावटों को तोड़ना है। उन क्लबों में वे गेम्स और परफॉर्मेंस सभी डेटा कलेक्शन सिनेरियो हैं। केवल सबसे ज्यादा इमोशनल और सेंसरी स्टिम्युलेशन में ही कॉन्शियसनेस मैप पूरी तरह से उभरेगा। उसने उन लोगों की ओर इशारा किया। ग्लास बीडेहा 172 वॉलंटियर्स की कॉन्शियसनेस के बैकअप हैं। इनमें लाइलाज बीमार मरीज, निस्वार्थ साइंटिस्ट और दूसरे वजूद की चाहत रखने वाले एक्सप्लोरर शामिल हैं। लियू रुयान 77वें नंबर पर है और अब तक के सबसे कंप्लीट सैंपल्स में से एक है और ये सब तुम्हारी वजह से है, मेरी वजह से। गुचेंग की आंखें कॉम्प्लिकेटेड हो गईं। हाँ, खासकर प्यार के खोने की कगार पर होने से पैदा होने वाले न्यूरल सिग्नल इतने मजबूत और यूनिक। जब लियू रुयान परफॉर्म कर रही थीं, तो हर बार जब वह आपके होने वाले रिएक्शन के बारे में सोचती थीं, तो उनके होश के वे हिस्से जो गिल्ट, धोखे और खुद को नकारने के लिए जिम्मेदार थे, जोरदार तरीके से एक्टिवेट हो जाते थे। यह डेटा बहुत कीमती है। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैं एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गई। मेरा दर्द ही डेटा का सोर्स है। तो अब क्लब में काम करने वाली लियू रुयान प्री प्रोसेसिंग स्टेज में है। उनका असली रूप घर पर है, दवा से बनी एक स्टेबल हालत में। क्लब में जो है वह एक क्लोन है। ऐसा मुंह मत बनाओ। यह खत्म नहीं हुआ है। पूरा इंसानी शरीर बायो इंजीनियरिंग से बनाया गया एक कैरियर है जिसमें बिहेवियरल सिमुलेशन और डेटा कलेक्शन के लिए होश के टुकड़े डाले गए हैं। क्लोन की लाल जलती हुई स्किन, कोसे स्टॉकिंग्स, ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा था। मैंने उसे घूरा और पूछा, तुम मुझे यह क्यों बता रही हो? क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। होश को अपलोड करने के आखिरी स्टेप के लिए एक एंकर पॉइंट की जरूरत होती है। असलियत से एक मजबूत और स्टेबल कनेक्शन जो मन और शरीर के अंदर होश के लिए एक स्टेबल कोऑर्डिनेट का काम करे। लियू रुयान के लिए तुम ही वह एंकर पॉइंट हो। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? उसके आखिरी असली गेम में शामिल हो जाओ। अगले हफ्ते क्लाउड लैंटर्न कन्वेंशन सेंटर में एक आखिरी ऑक्शन होगा। हम सबसे एक्सट्रीम सिनेरियो सिमुलेट करेंगे। सुकिन का क्लोन एक बेरहम खरीदार को सबके सामने नीलाम किया जाएगा। तब उसे एक चॉइस करनी होगी। या तो पुरानी दुनिया की मोरल रुकावटों को पूरी तरह से छोड़ दो और पूरी आजादी अपना लो, या बहुत ज्यादा प्रेशर में अपनी कॉन्शियसनेस के उस हिस्से को फटने दो जो तुमसे जुड़ा है। एंकर पॉइंट बनने की नींव अगर ये फेल हो गया तो कॉन्शियसनेस अपलोड अनस्टेबल होगा। उसकी लाइनेज को नुकसान हो सकता है। हालांकि तुम हिंसा का एक रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देखोगे जिसके लिए तुम्हें वहां रहना होगा और अपना न्यूरल रिस्पॉन्स डेटा देना होगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये चॉइस बहुत बेरहम है। या तो लियू रुयान को नुकसान होते देखो, या गुचेन को उस प्लान को पूरा करने में मदद करो जो उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर ले जा सकता है। अगर मैं मना कर दूं तो लियू रुयान की कॉन्शियसनेस हमेशा प्री प्रोसेसिंग स्टेज में रहेगी, अपलोड नहीं कर पाएगी या अपने धीरे धीरे खराब होते शरीर में वापस नहीं जा पाएगी। वह जिंदगी और मौत के बीच तब तक फंसी रहेगी जब तक कैरियर की उम्र खत्म नहीं हो जाती। मुझे डायरी में लिखे शब्द याद आ गए। हम एक नई दुनिया बना रहे हैं। अब नई दुनिया की चाबी मेरे हाथ में है। क्लाउड लैंटर्न 3 अंडरग्राउंड एम्फी थिएटर को लॉक कर देगा। एक हफ्ते बाद इसे पुराने रोमन कोलोसियम के स्टाइल में बदल दिया जाएगा। बीच में एक आयरन ड्रैगन है। लियू रुयान का क्लोन नीले हरे सफेद ड्रेस पहने एक कोने में मुड़ा हुआ है। स्टैंड सुनहरे मास्क पहने मेहमानों से भरे हुए थे। वे बोली लगाने वाले पैडल पकड़े हुए फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे। मैं एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन सीट पर बैठा था। मेरी कलाई और कनपट्टियों से इंडक्शन मोटर जुड़ी हुई थी जो रियल टाइम में मेरे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और ब्रेन वेव्स को मॉनिटर कर रही थी। गुचेन कंट्रोल रूम में खड़ा था। वन वे मिरर के पीछे से फिल्म सेट को देख रहा था। होस्ट की आवाज एक वॉइस चेंजर से आई। ऑक्शन शुरू। आइटम बुलबुल बेकाबू। मौके पर जलाया जा सकता है। नियम सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला जीतेगा। बोली शुरू। नंबर तेजी से उछलते हैं। मैं लोहे के पिंजरे में लियू रुयान को ध्यान से देख रहा था। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें खाली थीं। एक मोटा आदमी खड़ा हुआ। उसकी आंखें मास्क के नीचे लाल थीं। 5 मिलियन, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऑन ऑब्जर्वेशन सीट पर बैठे आदमी को देखना होगा। पूरी जगह में अफरा तफरी मच गई। सबकी नजरें मेरी तरफ गईं। गुचेन की आवाज मेरे ईयरपीस में गूंजी। अचानक तेज हो गई, लेकिन उस एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए बिल्कुल सही थी। चुप रहो, याद रखो, तुम माओडियान हो। मोटा आदमी पिंजरे में चला गया। टाई लॉन्ग ने दरवाजा खोला। लियू रुयान के बाल पकड़े और वह हाथ पैर मारने लगा जिससे काला धुआं निकलने लगा। ये पहले से तय रिएक्शन था, लेकिन मेरा दिल अभी भी बैठा हुआ था। उस आदमी ने अपना कॉलर फाड़ा, मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। अपनी औरत को देखो। इससे पहले कि वह बोलना खत्म करता, लियू रुयान की आंखें अचानक बदल गईं। खालीपन गायब हो गया। उसकी जगह एक तेज साफ नजर आने लगी। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया, सीधे उस आदमी को देखा और फिर मुस्कुराया। एक ठंडी मजाकिया मुस्कान जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक अजीब नीचा दिखाने वाली विनम्रता वाली मुस्कान। उसने कहा, तुम बेचारे हो। तुमने एक शो के लिए पैसे दिए और तुम्हें लगता है कि तुम स्टार हो। वह आदमी जम गया। लियू रुयान ऑब्जर्वेशन डेक की ओर मुड़ी। उसकी नजर ठीक मुझ पर पड़ी। 30 मीटर की दूरी पर हमारी आंखें मिली। माइक्रोफोन से तेज होती उसकी आवाज हर शब्द के साथ मेरे दिल पर लगी। शांति, मुझे माफ करना और थैंक यू। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं